नमस्कार दोस्तों, DY मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर को समझने जा रहे हैं जो वाकई में बहुत ही रोमांचक है। बिल्कुल एक ऐसा दौर जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, और आज की ये क्लास एक डीप डाइव होने वाली है इंडो ग्रीक युग पर, जिन्हें भारतीय इतिहास में यवन कहा गया। हमारे पास स्क्रीन पर कुछ बेहद ही शानदार नोट्स और स्लाइड्स हैं और हम इनको एक एक करके समझेंगे। हाँ, देखिए अक्सर होता यह है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो या तो मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं या फिर सीधे गुप्त काल पर आ जाते हैं। सही कहा। और इन दोनों के बीच का जो समय था वो काफी हद तक नजरअंदाज हो जाता है, जबकि इस दौर ने भारत की कला और अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया था। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, लगभग 185 ईसा पूर्व यानी 185 BC के आसपास। मौर्य साम्राज्य के पतन का समय, राइट? एकदम सही। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल वैक्यूम, मतलब एक राजनीतिक शून्यता आ गई थी। और ठीक इस समय अगर हम मैप पर ध्यान दें तो मध्य एशिया में जो सेलुसिड साम्राज्य था वो भी काफी कमजोर हो रहा था। हाँ, और इसी बात का फायदा उठाया बैक्ट्रिया के ग्रीक गवर्नरों ने। बैक्ट्रिया जो आज का उत्तरी अफगानिस्तान है, वहाँ डियोडोटस प्रथम जैसे नेताओं ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये यवन शासक सिर्फ यहाँ लूटपाट करने नहीं आए थे। बिल्कुल नहीं, वो एक स्थायी साम्राज्य बसाना चाहते थे। हाँ, इसीलिए सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में भी, जैसा कि आप इन नोट्स में पढ़ सकते हैं, इन यवन प्रशासकों का बड़ा स्पष्ट जिक्र है। और एक और रोचक तथ्य यहाँ समझना जरूरी है। ये लोग मूल रूप से आयोनिया नाम के क्षेत्र से थे, जो कि प्राचीन ग्रीस का हिस्सा था। हाँ, और इसी आयोनिया शब्द का भारतीय रूप बन गया यवन। तो संस्कृत ग्रंथों में जब भी यवन लिखा गया है, वो इन्हीं ग्रीक लोगों के लिए है। ये वाकई बहुत दिलचस्प बैकग्राउंड है। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो इस नई स्लाइड में आप जो नक्शा देख रहे हैं, ये सिकंदर के आक्रमण से जुड़ी कहानी दिखाता है। हाँ, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया था। उसके बाद सिल्यूकस निकेटर और फिर जैसा आपने बताया डियोडोटस प्रथम ने विद्रोह किया। राइट, लेकिन इन यवनों का भारत में असली प्रवेश हुआ लगभग 180 ईसा पूर्व में, जब उन्होंने हिंदू कुश पर्वतों को पार किया। इस इमेज में वो पहाड़ी रास्ता कितना दुर्गम लग रहा है। इसको पार करना कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, इसने भारत को सीधे सिल्क रोड से जोड़ दिया, एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था के साथ। यानी व्यापार के नए रास्ते खुल गए। और इस जीत का स्केल कितना बड़ा था वो इस स्लाइड के राइट साइड वाले कोट से समझ आता है। हाँ, महान भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने लिखा है। स्ट्रैबो के मुताबिक इन इंडो ग्रीक शासकों ने सिकंदर से भी ज्यादा भारतीय जनजातियों को जीता था। और इस जीत में सबसे बड़ा नाम था डिमिट्रियस प्रथम का, 180 ईसा पूर्व में। स्लाइड के नीचे देखिए दोस्तों, ये जो सिक्का यहाँ बना है ये डिमिट्रियस का सिक्का है। इसमें उसने हाथी के सिर की खाल पहनी हुई है। एलिफेंट स्कल्प। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक था। बिल्कुल, क्योंकि ग्रीस में तो शेर या गरुड़ होते थे, हाथी मतलब सीधे तौर पर भारतीय शक्ति। और डिमिट्रियस का ये सिक्का दिखाता है कि उसने भारत की उस असीम शक्ति को पहचान लिया है। लेकिन एक चीज है, पहला उचित इंडो ग्रीक राजा अपोलोडोटस प्रथम को माना जाता है। वो क्यों? डिमिट्रियस क्यों नहीं? क्योंकि अपोलोडोटस ने बैक्ट्रिया से अपना नाता तोड़ लिया। उसने गंधार और पश्चिमी पंजाब में पूरी तरह स्वतंत्र सत्ता बनाई। वो पूरी तरह से यहाँ का हो गया। मतलब अब वो खुद को यहाँ का स्थायी निवासी मानने लगे थे। हाँ, और इसी नींव पर आगे चलकर एक महान साम्राज्य खड़ा हुआ। अब चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ स्क्रीन पर एक बहुत ही शानदार चित्र है। ये चित्र राजा मिनांदर प्रथम का है, जिन्हें भारतीय इतिहास में राजा मिलिंद कहा गया। इनका जन्म कलासी या सकल में हुआ था, जो आज का सियालकोट है। 155 से 130 ईसा पूर्व का इनका शासन था। और ये केवल एक योद्धा नहीं थे। इस स्लाइड में लिखे पॉइंट्स पर ध्यान दें, ये दार्शनिक शास्त्र के भी ज्ञाता थे। और युद्ध से पहले की तैयारी इनके लिए बहुत मायने रखती थी, जैसे खाइयां बनाना, प्राचीर निर्माण करना। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। प्लूटार्क, जो कि एक ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने मिनांडर की मृत्यु के बारे में एक ऐसी बात लिखी है
जो बिल्कुल भगवान बुद्ध के जीवन से मिलती जुलती है। हाँ, सैन्य शिविर में जब उनकी मृत्यु हुई तो अलग-अलग शहरों के लोग उनकी अस्थियों पर दावा करने लगे। और बुद्ध की तरह ही उनकी अस्थियों पर भी स्तूप बनाए गए। हालांकि नोट्स में एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि आधुनिक मुद्रा शास्त्री मिनांडर प्रथम और मिनांडर द्वितीय को अलग-अलग शासक मानते हैं। मुद्रा शास्त्री यानी जो न्यूमिस्मेटिक्स के एक्सपर्ट हैं। लेकिन मिनांडर की जिस चर्चा का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व है वो इस नए चित्र से जुड़ा है। स्लाइड में आप ये ग्रंथ देख रहे हैं, मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद के प्रश्न। इसमें राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागासेन के बीच का संवाद है। सोचकर ही कितना ड्रामेटिक लगता है ना। मिनांडर अपने 500 यवन रक्षकों के साथ हथियारों से लैस होकर नागासेन के पास गए थे। बिल्कुल, और नागासेन एक शांत निहत्थे भिक्षु थे। इन दोनों के बीच जीवन, मृत्यु और आत्मा पर बहुत जटिल दार्शनिक तर्क हुए। और परिणाम ये हुआ कि मिनांडर बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस धर्म को अपना लिया। और इसका एक बहुत ठोस सबूत भरूच स्तूप में मिलता है, जो इस स्लाइड के कॉर्नर में इमेज है ना, उसे ध्यान से देखिए। हाँ, एक यवन राजा या सैनिक का चित्र है और उसकी तलवार को अगर जूम करके देखें तो उस पर बौद्ध प्रतीक त्रिरत्न बना हुआ है। यही वो पक्का सबूत है कि इन ग्रीक लोगों ने बौद्ध धर्म को किस गहराई से अपना लिया था। ये वाकई किसी अद्भुत कहानी जैसा लग रहा है। अब चलते हैं अगली पेज पर। इस पेज पर दोस्तों हम सिक्कों और सांस्कृतिक मिलान की चर्चा करेंगे। यहाँ पहली इमेज में आप देख सकते हैं भारत में पहली बार राजाओं की तस्वीर वाले सिक्के। हाँ, रॉयल पोर्ट्रेट्स। इससे पहले भारत में सिर्फ आहट सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स चलते थे, जिन पर राजा का चेहरा नहीं होता था। मिनेंडर पहला था जिसने अपने सिक्कों पर अथीना एल्किडीमोस को छपवाया। अथीना एल्किडीमोस यानी जनता की रक्षक देवी। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सिक्कों की बनावट का भूगोल कैसा था। भूगोल मतलब अलग-अलग जगहों पर अलग डिजाइन। बिल्कुल, हिंदू कुश पर्वतों के उत्तर में जो सिक्के मिले हैं वो पूरी तरह ग्रीक लिपि और एटिक मानक में थे। एटिक मानक यानी सोने या चांदी के विशुद्ध सिक्के, जैसा स्लाइड में लिखा है। और जैसे ही हिंदू कुश के दक्षिण में आते हैं, भारतीय मानक शुरू हो जाता है। सिक्के गोल के बजाय चौकोर हो गए और लिपि भी बदल गई। द्विभाषी सिक्के आने लगे जिसमें एक तरफ ग्रीक और दूसरी तरफ खरोश थी या ब्राह्मी लिपि थी। इसका सीधा सा अर्थ है कि उन्होंने यहाँ की संस्कृति के साथ कल्चरल एडेप्टेशन किया, जनता की भाषा अपनाई। और इस अनुकूलन की एक और बड़ी मिसाल हमें मिलती है विदिशा में। स्क्रीन पर जो ये स्तंभ दिख रहा है ये गरुड़ स्तंभ है। हाँ, और इसकी कहानी तक्षशिला के ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस से जुड़ी है। जो राजा एंटिलसिदास का राजदूत था, वो शुंग राजा भगभद्र के दरबार में विदिशा आया था। और वहां आकर वो भगवान विष्णु के दर्शन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद को भागवत घोषित कर दिया। उसने एक गरुड़ स्तंभ बनवाया और उस पर ब्राह्मी लिपि में लिखवाया। एक ग्रीक व्यक्ति का इस तरह भारतीय देवताओं का भक्त बनना सच में अनोखा है। और सिर्फ हेलियोडोरस ही नहीं, स्लाइड के आखिरी हिस्से में देखिए राजा अगाथोक्लीस के सिक्के दिए गए हैं। इन सिक्कों पर वासुदेव कृष्ण चक्र के साथ और बलराम हल के साथ छापे हैं। ये इतिहास में वासुदेव कृष्ण और बलराम का प्राचीनतम चित्रण है और वो मिला है एक ग्रीक राजा के सिक्कों पर। अमेजिंग। और सिर्फ देशता ही नहीं, कला की दृष्टि से देखें तो अल्फ्रेड फॉशर का जिक्र इन नोट्स में बहुत मायने रखता है। हाँ, फॉशर के अनुसार बुद्ध की जो पहली मानव रूप वाली प्रतिमाएं बनी थी ना, जिन्हें हम गंधार कला कहते हैं, वो इंडो ग्रीक मूर्ति कला के प्रभाव से ही विकसित हुई थी। उससे पहले बुद्ध को सिर्फ प्रतीकों से दिखाया जाता था। बिल्कुल, चरण चिन्ह या बोधि वृक्ष के रूप में। मानव रूप में बुद्ध को दिखाने का ख्याल ग्रीक कला का ही प्रभाव था। कला और धर्म का कैसा खूबसूरत संगम था ये। अब चलते हैं अगले पेज पर। इस आखिरी स्लाइड में हम इस महान साम्राज्य के अंत और कुछ भौगोलिक तथ्यों को समझेंगे। इतना विशाल साम्राज्य आखिर अचानक से खत्म कैसे हो गया? देखिए, अचानक नहीं हुआ। इसका पतन आपसी आंतरिक गृह युद्ध के कारण हुआ। स्लाइड पर जो युद्ध का मैप है उस पर ध्यान दें, जिसमें ज़ोइलुस प्रथम और मिनांदर के बीच की लड़ाई दिखाई गई है। बिल्कुल, ये लोग आपस में ही इतना लड़े कि सत्ता कमजोर पड़ गई और इस कमजोरी का फायदा उठाया उत्तर पश्चिम से आने वाले शकों ने यानी सिथियंस ने आक्रमण किया। हाँ, और उनके बाद पार्थियन और फिर कुषाण साम्राज्य के उदय ने इन इंडो ग्रीक शासकों को पूरी तरह
समाप्त कर दिया। नोट्स के मुताबिक इनका अंतिम शासक स्ट्रैटो द्वितीय था, जिसकी सत्ता लगभग 10 ईस्वी तक चली। लेकिन जाते जाते वो भारतीय भूगोल में अपनी छाप छोड़ गए। एक शानदार ट्रिविया जो हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। हाँ, प्राचीन काल में टॉलेमी ने जो मानचित्र बनाया था, उसमें भारत के पूर्वी हिस्से को नागा हिल्स और अराकन को मिनांडर मॉन्स के नाम से दिखाया गया था। मिनेंडर माउंट्स यानी मिनांडर का पर्वत। इससे ये तैरता है कि उनका प्रभाव सिर्फ उत्तर पश्चिम तक ही सीमित नहीं था। टॉलेमी का मैप दिखाता है कि उनका नाम और यश पूरे उपमहाद्वीप तक फैल चुका था। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भले ही उनका साम्राज्य मिट गया, लेकिन गांधार कला और सिक्कों की वो टेक्निक हमेशा के लिए अमर हो गई। वही लेगेसी जिसका असर आगे आने वाले गुप्त काल तक देखा गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो दोस्तों, आज के इस डीप डाइव का सार यही है कि इंडो ग्रीक शासन केवल युद्धों और लूटपाट का इतिहास नहीं था। हाँ, ये पूर्व और पश्चिम यानी दो बहुत विशाल और प्राचीन सभ्यताओं के मिलन का एक बेहद खूबसूरत दौर था, जिसने हमें कला, विज्ञान और मुद्रा शास्त्र की ऐसी अनमोल विरासत दी जो आज भी जिंदा है। और क्लास खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी थॉट छोड़ना चाहूंगा, जिसका जिक्र नोट्स के बिल्कुल एंड में। वो मैत्रेय वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं आप? हाँ भाई, इंडो ग्रीक सिक्कों पर अक्सर हमें एक देवता मिलते हैं, ज़्यूस मित्रा। ये ज़्यूस और मित्रा का मिला जुला रूप है, जो भविष्य के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते थे। बिल्कुल। और यही ज़्यूस मित्रा का प्रभाव था जिसने आगे चलकर बौद्ध धर्म में मैत्रेय यानी भविष्य के बुद्ध अवतार की कल्पना का आधार बनाया। सोचें, इतिहास में संस्कृतियों का ये लेन देन कितना गहरा और सूक्ष्म हो सकता है। ये सच में हमारी सामान्य कल्पना से बहुत परे है कि कैसे एक ग्रीक देवता से भारतीय परंपरा की ऐसी सोच विकसित हुई। एकदम। इस पॉइंट ने तो वाकई मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।